नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी वायर में। तो चलिए बात करते हैं एनवायरनमेंट पेडागोजी के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पेडागोजी के ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमें इन्हें सॉल्व करना है, किस तरीके से हम करेक्ट आंसर पर पहुँच सकते हैं, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए। और इसके पहले भी हमने एनवायरनमेंट पेडागोजी के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप सारे के सारे वीडियो देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है ये वीडियो सारे। और चलिए हम बात करते हैं हमारे सेशन की। हमारे सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है यहाँ पर, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों को कल्पनाशील बनाते हैं। ठीक है, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों को कल्पनाशील बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए मूल्यांकन वाले, ऑप्शन नंबर बी अभिसारी, ऑप्शन नंबर सी अपसारी, ऑप्शन नंबर डी तथ्यात्मक। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि बच्चों को किस प्रकार के प्रश्न कल्पनाशील बनाते हैं। ठीक है, कल्पनाशील मतलब कि सोचने विचारने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है उनकी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अपसारी। ठीक है, क्या हो जाएगा अपसारी। अपसारी प्रकार के जो मतलब बच्चे होते हैं, तो वो बच्चों को क्या करते हैं, मतलब उनकी जो थिंकिंग होती है वो बढ़ाते हैं। ठीक है, कल्पनाशील बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा अपसारी। ओके, बात करेंगे अगले प्रश्न की। ओके, ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्राथमिक स्तर पर परिवार एवं समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्राथमिक स्तर पर परिवार एवं समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि यह अवधारणाओं की प्रभावशाली ढंग से व्याख्या कर सकते हैं। इससे वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर मिलता है। इससे बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल का पता चलता है। बच्चा परिवार एवं समुदाय के बहुत नज़दीक होता है। तो हमें ये बताना है कि जो प्राथमिक स्तर पर परिवार और समुदाय सीखने सिखाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत होता है, एक प्रकार का एक साधन होता है सीखने के लिए बच्चों का। तो क्यों होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि इसे वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर मिलता है। मतलब बच्चा जो होता है वो परिवार में रियलिटी वाली चीज़ें सीखता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन एक की बात इन्होंने कही है कि यह अवधारणाओं को प्रभावशाली ढंग से व्याख्या कर सकता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अवधारणाओं पर बहुत ही ज़्यादा मतलब कहना चाहिए, अवधारणाओं पर उतना ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है सीखने में। ठीक है, इससे बच्चे सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल का पता चलता है, बिल्कुल नहीं। मतलब अगर बच्चों का जो परिवार एवं समुदाय सीखने सिखाने का साधन है, इससे कोई ज़रूरी नहीं कि उसके जो सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल का पता चलता है। बच्चा परिवार एवं समुदाय के बहुत नज़दीक होता है। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी ही होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि इससे वास्तविक स्थितियों में सीखने का सही अवसर मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। अधिविन्यास विधि का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, अधिविन्यास विधि का मुख्य लक्ष्य है, वो हमें बताना है कि क्या मुख्य लक्ष्य है अधिविन्यास विधि का। ऑप्शन नंबर ए बच्चे के समय का सदुपयोग करना, ऑप्शन नंबर बी अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर सी अभिभावकों के ज्ञान की जांच करना, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंसर आएगा, अधिविन्यास विधि का जो मुख्य लक्ष्य है वो है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। अधिविन्यास मतलब कि उसके अवसर को बहुत अधिक बढ़ाना है, मतलब अधिक से ज़्यादा, अधिक से अधिक अवसर बच्चों को सीखने के उपलब्ध कराना। तो ये हो जाएगा अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना बच्चों को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अधिविन्यास विधि का मुख्य लक्ष्य। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। ठीक है, निम्न में से कौन सी विधि बाल केंद्रित नहीं है। निम्न में से कौन सी विधि बाल केंद्रित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अन्वेषण यानी खोज विधि, ऑप्शन नंबर बी निगमन यानी नियम से उदाहरण की ओर चलने वाली विधि, ऑप्शन नंबर सी प्रश्नोत्तर यानी प्रश्नोत्तर वाली जो हम मौखिक तौर पर बच्चों से करते हैं, ऑप्शन नंबर सी आगमन। ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली। तो यहाँ पर हमें बताना है कि बाल केंद्रित कौन सी नहीं है। ठीक है, बाल केंद्रित यानी छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग कौन सी विधि नहीं है। ठीक है, तो अन्वेषण विधि, खोज विधि जो है वो भी बाल केंद्रित है कि हम बच्चों को कुछ चीज़ें खोज करने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि बच्चों से बहुत सारे प्रश्न उत्तर भी कर सकते हैं। आगमन विधि के थ्रू भी हम बच्चों को कंटेंट समझा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा निगमन विधि, क्योंकि छोटे लेवल पर बच्चों के लिए मतलब निगमन विधि उतनी ज़्यादा उपयोगी नहीं होती है कि हम बच्चों को नियम बता रहे हैं। ठीक है, बच्चों को हम पहले नियम बता रहे हैं और बाद में हम उदाहरण बता रहे हैं, तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव
बच्चों पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, बाल केंद्रित विधि निगमन विधि नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे अगले प्रश्न की। यह है प्रश्न नंबर 5। ओके, ये है हमारा प्रश्न नंबर 5। निम्न में से किस शिक्षण सिद्धांत के द्वारा प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव की प्राप्ति होती है? ठीक है, निम्न में से किस शिक्षण सिद्धांत के द्वारा प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव की प्राप्ति होती है? मतलब ऐसा अनुभव जो हस्तपरक हो, खुद ने किया वाला हो। तो ऐसा कौन सा शिक्षण सिद्धांत है, उससे हमें प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव की प्राप्ति होगी? ऑप्शन नंबर 1 क्रियाशीलता, ऑप्शन नंबर बी नियोजन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी प्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर होगा फ्रेंड्स क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है, क्योंकि क्रियाशीलता का सिद्धांत यहाँ पर क्रिएटिविटी हो रही है। ठीक है, बच्चों से हम खुद करवा रहे हैं, तो यहाँ पर क्रियाशीलता का सिद्धांत ऐसा शिक्षण सिद्धांत है जिसके द्वारा बच्चों में प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। ठीक है, ओके, प्रश्न नंबर 6, निम्न में से भ्रमण विधि की विजेता कौन सी नहीं है? ठीक है, विशेषता है वो एक प्रकार का। ठीक है, विजेता लिखा हुआ है यहाँ पर। तो निम्न में से भ्रमण विधि की विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, यह कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से उसके साथ जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी, यह विधि शिक्षार्थियों को प्रकृति के प्रति आकर्षित करती है। ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों और दोनों में से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि निम्न में से कौन सी भ्रमण विधि की विशेषता नहीं है, ठीक है, तो कक्षा कक्ष अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियां उसके साथ जोड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा, ये हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा कौन सी नहीं है। ठीक है, कौन सी नहीं है, मुझे तो दोनों की दोनों ही लग रही है, मतलब ये प्रश्न में ही कोई ना कोई त्रुटि है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी नहीं है ये बोला गया है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कौन सी है। ठीक है, तो ये कौन सी है कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए अगर भ्रमण विधि की बात करें तो कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से उसके साथ जोड़ती है। ये भी है कि हम भ्रमण विधि में मतलब बहुत सारी चीज़ें अगर हम ओरल बता रहे हैं तो वो रियलिटी में भी हम देख सकते हैं, और यह विधि शिक्षार्थियों को प्रकृति के प्रति आकर्षित भी करती है। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों क्या है नहीं को आप अवॉइड कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, नहीं को आप अवॉइड कर दोगे, और यह कक्षा कक्ष अधिगम को वास्तविक जीवन से जोड़ती है यह विधि, और यह विधि विद्यार्थियों को प्रकृति के प्रति आकर्षित भी करती है। तो ये उपरोक्त दोनों की दोनों विशेषताएं भ्रमण विधि की है। ठीक है, बात करेंगे अब अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7। ठीक है, निम्न में से किस शिक्षण विधि में बच्चे योजना बनाने, उनको क्रियान्वित करने और उसका मूल्यांकन करने आदि कौशलों का विकास होता है? ठीक है, निम्न में से किस शिक्षण विधि में बच्चों के अंदर योजना बनाने, उनको क्रियान्वित करने और उनका मूल्यांकन करने आदि कौशलों का क्या होता है, विकास होता है? अन्वेषण, प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर सी कहानी, ऑप्शन नंबर डी भ्रमण। तो हमें ये बताना है कि भाई यहाँ पर कौन सा ऐसा है, कौन सी ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें ये तीनों के तीनों कौशल विकसित होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत बच्चा करके सीखता है, तो उसमें योजना बनाने की भी का भी कौशल उत्पन्न हो जाता है, उसे कैसे क्रियान्वित करना है वो भी कौशल उत्पन्न हो जाएगा, और उसका मूल्यांकन कैसे करना है वो भी कौशल उत्पन्न हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा प्रोजेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। निम्न में से कौन सा गुण एक शिक्षक में होना चाहिए? निम्न में से कौन सा गुण एक शिक्षक में होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना व सम्मान देना। इस सामूहिक क्रियाकलाप में सभी प्रतियोगी युग की सहभागिता निश्चित करना। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों में सहयोग की भावना का विकास करना। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तीनों के तीनों जो गुण दिए हुए हैं वो शिक्षक के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब सभी के सभी गुण शिक्षक में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि शिक्षार्थियों में सहयोग की भावना का विकास भी करना चाहिए शिक्षक ने, और सामूहिक क्रियाकलाप में सभी प्रतियोगी युग की सहभागिता निश्चित भी करना चाहिए, और शिक्षार्थियों के दृष्टिकोण को स्वीकार भी करना चाहिए और उनका सम्मान भी करना चाहिए। तो ये सारे के सारे गुण एक शिक्षक में होना ही चाहिए। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9।
घरों में खाने पीने की चीज़ों को कैसे सुरक्षित रखा जाता है, इस विषय में बच्चों को उपयुक्त जानकारी कहाँ से मिल सकती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अखबार से, ऑप्शन नंबर बी परिवार से, ऑप्शन नंबर सी टेलीविजन से, ऑप्शन नंबर डी बाजार से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें कि घरों में खाने पीने की चीज़ों को सुरक्षित कैसे रखा जाता है, ये जानकारी बच्चों को सबसे ज़्यादा अगर प्राप्त होगी रियलिटी के तौर पर, तो वो होगी अपने परिवार से। वो बच्चा जो है वो देखेगा कि हमारी जो मम्मी है वो अचार को किस तरीके से सुरक्षित करके रखती है डब्बे में, ठीक है? मतलब बहुत सारी चीज़ें जैसे खाने-पीने की जो भी चीज़ें हैं उनको किस तरीके से सुरक्षित करके रखा जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा बच्चा सीखेगा अपने परिवार से, ठीक है? तो बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10 कक्षा 5 की पर्यावरण शिक्षिका बच्चों को ईंधनों के प्रकार के विषय में बताना चाह रही है। इसके लिए उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री है। अगर कोई कक्षा में शिक्षिका है और बच्चों को वो ईंधन टॉपिक पढ़ाने वाली है, तो क्या मतलब उसके लिए टीएलएम क्या होगा, शिक्षण सहायक सामग्री क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए चार्ट, ऑप्शन नंबर बी टेलीविजन, ऑप्शन नंबर सी स्लाइड, ऑप्शन नंबर डी चित्र। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें बताना है कि कौन सा ऐसा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टीएलएम होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर होगा स्लाइड, ठीक है? स्लाइड मतलब कि जो हमारा कहना चाहिए टेक्निकल यूज़ जो हम करते हैं जैसे प्रोजेक्ट वगैरह के लिए, ठीक है? प्रोजेक्ट वगैरह में हम जो स्लाइड शो के थ्रू बच्चों को बताते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्टेड होगा, ठीक है? चार्ट, टेलीविज़न, चित्र के अलावा, ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी स्लाइड्स। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। ओके, तो ये है प्रश्न नंबर 11। निम्न में से किस शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग से विषय वस्तु रोचक, सरल और बोधगम्य बन जाती है? ठीक है, निम्न में से किस शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग से विषय वस्तु रोचक एवं बोधगम्य बन जाती है? ऑप्शन नंबर ए टेलीविजन, ऑप्शन नंबर बी पत्र पत्रिकाएं, ऑप्शन नंबर सी भ्रमण, ऑप्शन नंबर डी चित्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा कि भाई क्या पूछा गया है, शिक्षण कौन सी ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री है जिसके उपयोग से विषय वस्तु जो है वो रोचक भी हो जाएगी, बोधगम्य हो जाएगी, सरल हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा टेलीविजन। ठीक है, क्योंकि अगर हम बच्चों को टेलीविजन के थ्रू कोई चीज़ बताएंगे तो वो बहुत अच्छे से सीख जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर श्रव्य दृश्य दोनों इंद्रियां काम करेगी और वो बहुत अच्छे से सीख जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए सरल भी हो जाएगा। और बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। चित्र, मानचित्र, ग्राफ, मॉडल आदि किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? चित्र, मानचित्र, ग्राफ, मॉडल आदि किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? क्या यह शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य प्रकार की है, या दृश्य श्रव्य है, या क्रियात्मक है, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि चित्र को भी हम देख सकते हैं, ठीक है, मानचित्र को भी हम सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, ग्राफ को भी देख सकते हैं, मॉडल को भी हम देख सकते हैं, मतलब ये हमारी सिर्फ और सिर्फ दृश्य सहायक सामग्री है। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। ये अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। नक्शे के द्वारा मतलब मैप के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए बच्चा अपने परिवेश के आसपास की स्थितियों के सापेक्ष स्थिति का ज्ञान अर्जित करना सीखता है। जब हम नक्शा पढ़ाते हैं बच्चों को, तो क्या बच्चा अपने परिवेश के आसपास की स्थितियों के सापेक्ष स्थिति का ज्ञान अर्जित करता है? ऑप्शन नंबर बी बच्चे के स्थान, दूरी एवं दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता विकसित होती है। ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि अगर बात करें हम तो कि बच्चा अपने परिवेश के आसपास की स्थितियों के सापेक्ष स्थिति का ज्ञान भी अर्जित करेगा। मतलब अगर हम उसे मैप पढ़ाएंगे, अगर सरल वाला मैप पढ़ाएंगे, उसके आसपास वाला मैप पढ़ाएंगे, तो हम बोलेंगे कि बेटा बाई ओर, मतलब आपके घर के बाई ओर क्या है, तो वो बिल्कुल बाई ओर, मतलब वहां पर उसे सापेक्ष स्थितियों का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों में स्थान, दूरी, दिशाओं का भी ज्ञान मैप के द्वारा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर? उपरोक्त दोनों। ठीक है, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर? उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। निम्न में से शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व क्या नहीं है? ठीक है, निम्न में से शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व नहीं है, क्या नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, तो शिक्षण सहायक सामग्री मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल का जो महत्व है वो क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इससे शिक्षार्थी अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं।
ऑप्शन नंबर बी, इससे शिक्षार्थियों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। ऑप्शन नंबर सी, इससे शिक्षार्थियों में अवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है और इससे उपयोग से जटिल एवं सूक्ष्म ज्ञान को सरलता से समझा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कि क्या नहीं है, मतलब अवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, ये भी हो सकता है, और इसके उपयोग से जटिल एवं सूक्ष्म ज्ञान को सरलता से समझा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मतलब अगर हम शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे तो शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भी रहेंगे, शिक्षार्थियों की ज्ञानेंद्रियों का विकास भी होगा और इसके उपयोग से जटिल एवं सूक्ष्म ज्ञान को सरलता से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि शिक्षार्थियों में अवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है शिक्षण सहायक सामग्री से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कक्षा 1 और 2 के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन की अनुशंसा करता है। ठीक है, NCF05। ठीक है, NCF05 जो है उसकी बात यहाँ पर की गई है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कक्षा 1 और 2 के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन की अनुशंसा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा कि NCF 2005 ने किस प्रकार से मूल्यांकन करने का बताया गया है। ठीक है, तो सतत, अनौपचारिक, गहन, औपचारिक। तो फ्रेंड्स जो NCF 2005 में बात की थी मूल्यांकन की, तो वो की थी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात की गई थी, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, किसी बच्चे के तनावग्रस्त होने की पहचान की जा सकती है। ठीक है, कोई बच्चा तनावग्रस्त है तो हम किस तरीके से पहचान कर सकते हैं उसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, समावेशी शिक्षा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, उसके आक्रामक व्यवहार के द्वारा, आक्रामक व्यवहार होगा वो। ठीक है, उसके पोर्टफोलियो से या उसकी एकाग्रता से। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसकी एकाग्रता से। मतलब हम अगर देखें कि बच्चा अगर तनावग्रस्त है, ठीक है, बच्चा अगर तनावग्रस्त है तो उसमें एकाग्रता बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ठीक है, मतलब उसका मन जो है वो एकाग्र नहीं रहेगा। ठीक है, समावेशी शिक्षा के द्वारा भी हम मतलब समावेशी शिक्षा के द्वारा हम तनावग्रस्त बच्चों को नहीं समझ सकते, आक्रामक व्यवहार के द्वारा भी हम नहीं समझ सकते, क्योंकि कोई बच्चा तनावग्रस्त नहीं भी रहता है और अगर उसके साथ कोई ऐसी ट्रेजरी हो रही होती है या कोई उसे परेशान करता है तो वो आक्रामक व्यवहार कर देता है। ठीक है, और पोर्टफोलियो में तो बहुत सारी चीज़ें उसकी इंक्लूड रहती है, मतलब उसकी पूरी तरीके की जानकारी उसमें रहती है। तो ये तीनों के द्वारा हम उसकी तनावग्रस्त की अवस्था को नहीं पहचान सकते। परंतु अगर बच्चा एकाग्रचित नहीं है, अगर बच्चा एकाग्र नहीं है, तो हम ये समझ सकते हैं कि वो बच्चा तनावग्रस्त है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सबसे इफेक्टेड ऑप्शन है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, निम्न में से आकलन की कौन सी तकनीकी प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त है। ठीक है, निम्न में से आकलन की कौन सी तकनीक प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए, परियोजना कार्य। ऑप्शन नंबर बी, भ्रमण। ऑप्शन नंबर सी, दोनों। ऑप्शन नंबर डी, दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मतलब कौन सी तकनीक प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त है। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर देखिए, हम अगर प्राथमिक स्तर पर प्रोजेक्ट नहीं भी दे रहे तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम बच्चों को भ्रमण पर लेकर जा रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वो उपयुक्त रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रोजेक्ट मेथड हम प्राथमिक स्तर पर नहीं देते अक्सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। यह है प्रश्न नंबर 18 हमारा, निम्न में से कौन सा कथन बच्चों का न्याय और समानता के प्रति सरोकार को दर्शाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा ऐसा कथन है जो बच्चों का न्याय और समानता के प्रति सरोकार को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए, बचे हुए भोजन को जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, कुछ लोग गरीब क्यों होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, मेरे पास सब कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बहुत ही मतलब डिफिकल्ट टाइप का ये क्वेश्चन है, तो हमें ये बताना है कि कौन सा कथन ऐसा है जो बच्चे की न्याय और समानता के प्रति सरोकार को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हम बच्चों से ये प्रश्न पूछेंगे कि बेटा कुछ लोग गरीब क्यों होते हैं, तो वो मतलब वो सोचेंगे और बच्चे के प्रति जो न्याय और समानता
के प्रति सरोकार को वो दर्शाएंगे। ठीक है, यानी वो सोचेंगे कि भाई क्यों बच्चे गरीब रहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहने के कारण या उनके माता पिता के पास अधिक संपत्ति न होने के कारण वो गरीब रहते हैं। तो यहाँ पर समानता असमानता की बात आएगी तो ये ज़्यादा इफेक्टेड यही वाला ऑप्शन है हमारा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके, यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए। ठीक है, बचे हुए भोजन को जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, बचे हुए भोजन को जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर बच्चा जो जैसे न्याय और समानता की बात अगर कर रहे हैं हम, ठीक है, न्याय और समानता की अगर बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर हमारा यही आंसर होगा कि बचे हुए भोजन को हम जमीन पर नहीं फेंकेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे इस दुनिया में कैसे रहते हैं, भूखे रहते हैं, उन्हें भोजन नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे अगले प्रश्न की। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित कथनों में से पर्यावरण बढ़ाने के उद्देश्य है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से पर्यावरण बढ़ाने के उद्देश्य, बढ़ाने नहीं लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से पर्यावरण बढ़ाने के उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों में परिभाषा एवं शब्दावलियों का ज्ञान कराना बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जिससे बच्चों में संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों का विकास हो। मनश्चालक कौशल मतलब कि मानसिक कौशलों का विकास हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि हम परिभाषा और शब्दावलियों पर उतना ज़्यादा फोकस करते ही नहीं है। ठीक है, और NCF 05 भी यही करता है कि हमें उतनी ज़्यादा अवधारणा, परिभाषा, शब्दावलियों पर उतना ज़्यादा रटंत विद्या पर हमें बिल्कुल भी मतलब फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ओके, ये हमारा प्रश्न नंबर 20। ठीक है, रागिनी दीक्षित पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5वीं की शिक्षिका बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देती है। वह ऐसा इसलिए करती है, रागिनी दीक्षित कोई शिक्षिका है जो कक्षा 5 की शिक्षिका है और बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को बहुत महत्व देती है। तो भाई क्यों करती है वो, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा दे सके इसलिए करती है। बच्चों की भाषा एवं संप्रेषण कौशलताओं को सुधार सके, बच्चों के विशिष्ट अनुभव को जान सके या बच्चों को रुचिकर बना सके, सॉरी विषय को रुचिकर बना सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि व्यक्तिगत अनुभव को अगर हम महत्व देंगे तो बच्चों का जो अनुभव है, ठीक है, बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श पर सीखने को बढ़ावा दे सकेंगे। ठीक है, मतलब बच्चों का जो व्यक्तिगत अनुभव है उसे हम रियल लाइफ से जोड़ेंगे, उसे हम एक्सेप्ट करेंगे तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखेगा। ठीक है, इसलिए जो रागिनी दीक्षित है वो पर्यावरण अध्ययन में कक्षा 5 की शिक्षिका है और पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के अनुभव को वो क्या करती है, महत्व देती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का सेशन। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आ रहे होंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों से बन भी रहे होंगे और इम्पोर्टेंट है ये सारे के सारे क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आप सारे क्वेश्चन अटेंड कीजिए, पूरे के पूरे वीडियो देखिए, प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कीजिए और बहुत ही जल्द चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का भी प्रैक्टिस सेट आने वाला है। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर कंटिन्यू रहिए, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सारी चीज़ें होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।